नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद 23.247 में। साथियों, इसके पहले हमने पार्ट 4 पढ़ा था, जिसमें व्यंजन के कुछ विशेष पार्ट को पढ़ा था, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम व्यंजन के बचे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद को पढ़ेंगे। तो अगर बात करें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, तो वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा है अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब अगर बात करें अभ्यांतर प्रयत्न की, तो इसको भी 4 प्रकार से विभाजित या परिभाषित किया गया है। पहला होगा विमृत, दूसरा होगा समृत, तीसरा होगा अर्धविमृत और चौथा होगा अर्धसमृत। अब अगर बात करें बाह्य प्रयत्न की, तो इसको भी 3 प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। पहला फेफड़ों से या वायु या प्राण कह सकते हैं का निकलना, दूसरा स्वर तंत्रियों का झंकृत होना और तीसरा प्राण या वायु के आधार पर। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे नीचे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा था कि अभ्यांतर प्रयत्न को 4 भागों में बांटा गया था। पहला विमृत, जिसमें आ आएगा, और दूसरा समृत, जिसमें ई उ वर्ण आएगा, और तीसरा अर्धविमृत, जिसमें आ ए ओ आएगा, और चौथा अर्धसमृत, जिसमें ए और ओ आएगा। अब अगर बात करें विमृत, तो विमृत कहते किसे हैं? अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुलता है उन्हें विमृत कहते हैं। अर्थात जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा खुलता है। अब अगर बात करें समृत, तो समृत की अगर परिभाषा देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है उन्हें समृत कहते हैं। इनके अंतर्गत हमारे 4 वर्ण आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ई उ ऊ। आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह सबसे कम खुलेगा, ई उ ऊ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अगर तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा भाग अर्धविमृत, जिसमें हमारे आ ए ओ वर्ण आएंगे। अगर इनकी परिभाषा देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविमृत कहते हैं। इनके अंतर्गत मात्र 3 वर्ण आएंगे, जैसे आ ए ओ। अब अगर बात करें अर्धसमृत, तो अर्धसमृत की अगर परिभाषा देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा बंद होता है उन्हें अर्धसमृत कहते हैं, जैसे ए ओ। इन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख केवल आधा बंद होता है और इनके अंतर्गत हमारे 2 वर्ण आएंगे, ए ओ। मित्रों, हमने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का जो पहला भेद था अभ्यांतर प्रयत्न, उसको ख़त्म कर लिया है। हमारे सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, बीएड बीटीसी कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपी यूपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो अगर देखा जाए इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में दे सकता है कि विमृत वर्ण कौन से हैं, या फिर ये दे सकता है आपके प्रश्न पत्र में कि अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो आपको उसमें आपका ऑप्शन रहेगा 1, 3, 4, 5। ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से आपको 4 को सही करना होगा, जो कि हमारे इस प्रकार हैं: विमृत, समृत, अर्धविमृत, अर्धसमृत। ये हमारे 4 पार्ट हैं अभ्यांतर प्रयत्न के। तो हमारा ये अभ्यांतर प्रयत्न समाप्त हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम अपने दूसरे भाग बाह्य प्रयत्न पर। तो बाह्य प्रयत्न, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इसको 3 पार्टों में बांटा गया था। पहला हमारा था वायु या प्राण के आधार पर भेद, और दूसरा हमने देखा था स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, और तीसरा देखा था प्राण या वायु के आधार पर। तो चलते हैं, अपना पहला पोर्शन उठा लेते हैं, वायु या प्राण के आधार पर भेद। वायु या प्राण के आधार पर भेद, मित्रों, इसको 2 प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। अगर बात करें अल्प प्राण, तो
प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आएगा। और बात करें महाप्राण तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण महाप्राण में आएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवें वर्ण का मतलब है कि जितने भी काले रंग से लिखे हुए वर्ण हैं वह सभी अल्प प्राण होंगे और बचे हुए अर्थात सभी नीले रंग से लिखे हुए वर्ण महाप्राण होंगे। अब अगर बात करें वर्ग की कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग का प्रयोग केवल इन्हीं पांच लाइनों के लिए किया जाता है और इन्हीं को मिला के वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं पांच को मिला के। और प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके पहले वर्ण के नाम से होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा ये जो पहला है ये का वर्ग है। ऐसे ये जो दूसरा वर्ग है ये चा वर्ग है, तीसरा टा वर्ग हो जाएगा और चौथा ता वर्ग हो जाएगा, पांचवा पा वर्ग हो जाएगा। इसके आगे कोई भी वर्ग नहीं होगा। अर्थात इन्हीं को मिला के वर्गीय व्यंजन बनता है जिसकी संख्या 25 होती है। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो आपको 25 लगाना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अल्प प्राण में अभी भी कुछ वर्ण बचे हैं, जैसे या, रा, लावा भी अल्प प्राण में होगा, शा, शा, सा, हा भी अल्प प्राण में होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमारे स्वर हैं सभी स्वर अल्प प्राण में होंगे। अब इनसे हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा या, सा, शा और एक दे दिया हा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब इसमें से पूछ लेगा कि अल्प प्राण कौन सा है या इसमें से कौन से वर्ण अल्प प्राण है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा अल्प प्राण में है, तो हमें इसे सही करना होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सभी स्वर हैं और ऑप्शन में दे देगा अल्प प्राण, महाप्राण या दे देगा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अल्प प्राण सही करना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर इसी क्रम में आगे बात करें, जो हमने दूसरा भाग देखा था कि स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्णों के भेद, या इसे हम कह सकते हैं घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। मित्रों, अभी हमने ऊपर बात किया था कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद में हमने इसको 2 प्रकार से विभाजित किया था। पहला अभ्यंतर प्रयत्न, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और वायु प्रयत्न, जिसमें फेफड़ों से वायु या प्राण का निकलना, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण हमने पढ़ा है। अब अगर आगे बात करें, जो हमारा दूसरा पार्ट है स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, इसके आधार पर अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये देख सकते हैं स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्णों के भेद, या इसे हम कह सकते हैं घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें 2 होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है साघोष। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर हमारे एग्जाम्स में आया करते हैं क्वेश्चन। तो अब अघोष और साघोष में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर बात करें अघोष और साघोष, तो मित्रों ये बहुत ही आसान है। प्रत्येक वर्ग का अर्थात पहला और दूसरा वर्ण घोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण साघोष होता है। हमने आपसे इसके ऊपर बताया था कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं ये यही 5 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन सभी वर्गों में जो पहले के 2 वर्ण हैं अर्थात का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये अघोष होंगे, और बाकी जो बचे व्यंजन हैं अर्थात तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, वो हमारा साघोष होगा। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप देख सकते हैं अघोष, में आ गया पहला वर्ण, और वर्णमाला में भी आ पहले आता है। तो इस अनुसार
हम देख सकते हैं कि हमारे जो पहले 2 वर्ण हैं वो आघोष हैं, बाकी जो बचे 3 वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के वो साघोष हैं। इसमें कुछ वर्ण और आ जाते हैं, जैसे सा, शा, सा, ये हमारे अघोष हैं और या, रा, ला, वा और हा ये सघोष हैं। इनसे भी हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं। आपके प्रश्न पत्र में दे दिया जाएगा कि अघोष वर्ण है, आपके प्रश्न पत्र में दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा, गा, घा, जा और चा। आपको इसमें से चा को सही करना होगा, जो कि यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है। ये हमारे अघोष वर्ण हैं। इसी क्रम में आगे बात करें तो व्यंजनों के कुछ अन्य भेद को देखेंगे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यंजनों के कुछ अन्य भेद में मित्रों हम आगत व्यंजन की बात करेंगे। आगत व्यंजन, जिसे विशेषज व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात जो व्यंजन दूसरी भाषाओं से हिंदी में आया हो उसे आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे वर्ण जा और ये पॉइंट यहाँ आगे होता है मित्रों, और फा, इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। और अगर बात करें पार्श्विक व्यंजन, तो उच्चारण में जीभ के बगल पर बल पड़ता है, अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ के बगल पर बल पड़ता है। आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। ये हमारा जीभ है और जब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ बल पड़ेगा बगल में एकदम। जैसे इसमें ला वर्ण आता है और आधा ला, हा हो गया ला, आप उच्चारण करेंगे तो बल एकदम जीभ के बगल में पड़ेगा, साइड में। आगे अगर बढ़ते हैं इसी क्रम में देखते हैं लुंठित व्यंजन। तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग उठता है, अर्थात इनके उच्चारण में हमारे जीभ का ये भाग उठता है, अर्थात ये मुड़ता है ऐसे, ये जीभ का हमारा अग्रभाग उठता है और इसके अंतर्गत रा वर्ण आता है। रा, आप रा का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ मुड़ेगा ऊपर की तरफ। मित्रों, हमने अपने 5 पार्ट में वर्णमाला को कवर किया है। लगभग जितने बिंदु हैं सभी बिंदु को हमने कवर कर लिया है। अगर हमारा एक बिंदु बच रहा है तो वो है उच्चारण स्थान। उसके लिए कोई मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी उच्चारण स्थान हैं सबको कवर किया जाएगा।